नमस्कार, मैं हूं पंकज सिंह जाडेजा। हमारा उद्देश्य है राष्ट्र से स्नेह, राष्ट्र का सम्मान। अब देखते हैं आज की दिन भर की टॉप हेडलाइन। साल भर बाद भी नहीं मिला बेटी का गुनहगार, पिता का दर्द, पुलिस पता तक नहीं लगा पाई आरोपी कौन। सागर में युवती के सुसाइड मामले में नया खुलासा, एफएसएल जांच रिपोर्ट में हुई दुष्कर्म की पुष्टि। अब पुलिस करा रही है आरोपियों का डीएनए टेस्ट। जिंद में सिर में डंडा मारकर ताऊ की हत्या, कैथल से आए भतीजे से हुई थी कहासुनी, मर्डर के कारणों का खुलासा नहीं। हांसी में सरपंच के हिस्ट्री शीटर बेटे की हत्या, काला बडाला के सिर में मारी गोलियां, 10 राउंड फायरिंग, रागी की कार छीनकर भागे हत्यारे। और गैंगस्टर तखतमल ने ली गैंग वॉर की जिम्मेवारी, सोशल मीडिया पर लिखा, काला वाली डबल मर्डर मैंने कराया, जो बच गए उन्हें भी जल्द टांगूंगा। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। उज्जैन से 35 किलोमीटर दूर काकुल खीड़ी गांव के एक घर में मकर संक्रांति नहीं मनी। घर के हर कोने में मायूसी है। आज से ठीक 1 साल पहले इस घर ने अपनी होनहार बेटी को खो दी थी। उसकी गैर इरादतन हत्या हुई, लेकिन आरोपी को आज तक नहीं पकड़ा जा सका और शायद कभी पकड़ा भी नहीं जा सकेगा, क्योंकि चाइनीज मांझे ने इस बेटी की जिंदगी की डोर काट दी। पतंग कौन उड़ा रहा था पता नहीं चला। चाइनीज मांझे से होने वाले इस तरह के हादसे गैर इरादतन हत्या है, जिनमें अपराधी पकड़ में नहीं आते। बेटी को खोने का गम तो परिवार को है ही, दुख इस बात का भी है कि वे साल भर बाद भी उसे न्याय नहीं दिला सके, उसके अपराधी को जेल नहीं पहुंचा सके। कोकुलखिड़ी गांव की नेहा आंजना, जो कि 20 साल की थी, वो उज्जैन में बुआ के यहां रहकर पढ़ाई कर रही थी। वो ज्ञान सागर स्कूल की होनहार स्टूडेंट थी। बात 15 जनवरी 2022 की मकर संक्रांति की है। नेहा अपनी बुआ की बेटी निकिता के साथ स्कूटी से जा रही थी। स्कूटी नेहा चला रही थी। उज्जैन शहर के 0 पॉइंट ब्रिज पर उसके गले में चाइनीज मांझा लग गया। खुद को बचा पाते इतने में पतंगबाज ने तेजी से डोर खींच दी। डोर से गला कटने पर खून का फव्वारा फूट पड़ा। घटनास्थल पर काफी खून बह गया। लोग तमाशबीन बने रहे। बाद में वहां से निकल रहे एडवोकेट रविंद्र सिंह सेंगर ने छात्रा की मदद की। सेंगर ने घायल छात्रा को कार में बिठाया और पाटीदार अस्पताल लेके पहुंचे, लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी। सांस की नली के कटने और अधिक खून बहने से उसे बचाया नहीं जा सका था। नेहा के पिता अंतरशील आज भी उस दिन को याद करके सिहर उठते हैं, जब उनकी बेटी का गला चाइनीज मांझे से कटा था। वे बताते हैं कि बेटी आईपीएस अधिकारी बनना चाहती थी। 4 साल पहले उसने घर में उज्जैन में आगे की पढ़ाई करने का जिक्र किया तो उसके दादा यानी मेरे पिता ने मना कर दिया था। कहा था जल्द शादी करना है, लेकिन नेहा को अधिकारी बनने का जुनून था। उसके जिद की वजह से ही हम लोग पढ़ाई के लिए उज्जैन भेजने को राजी हो गए। इसके बाद वह उज्जैन में बुआ के घर पढ़ाई करने आ गई। वह 11वीं में थी। काफी होशियार बेटी थी। उसके जाने के बाद पूरा घर सुना हो गया है। पुलिस ने धारा 304 यानी कि गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया, लेकिन 1 साल बाद भी आरोपी तक नहीं पहुंच सकी। अफसोस है कि बेटी को इंसाफ नहीं दिला सका। नेहा से बड़ी एक बेटी है, उसकी शादी हो चुकी है और एक बेटा है। नेहा की मौत के बाद उज्जैन के देवास गेट थाने में धारा 304 ए में केस दर्ज हुआ है। पुलिस ने जांच की बात कही थी, लेकिन पुलिस हत्या के आरोपी तक नहीं पहुंच पाई। ये पता ही नहीं चल पाया कि जिस पतंग की डोर से नेहा का गला कटा, उसे कौन उड़ा रहा था। नेहा की बड़ी बहन नीता और छोटा भाई ओम दोनों आज भी उस दिन को याद करते हैं जब दादा ने उसे उज्जैन भेजने से मना किया था। उनका कहना है कि अगर दादा के कहने पर उसे रोक देते तो शायद आज हमारी बहन जिंदा होती। आज नेहा की याद में पूरा परिवार गमगीन है। घर में सन्नाटा पसरा हुआ है। नेहा की मौत के बाद उसके फूफा जी ने प्रशासन से मांग की है कि जिस ब्रिज पर चाइना डोर ने नेहा की जान ली है, उस ब्रिज का नाम नेहा के नाम से किया जाए, ताकि उसके नाम से ब्रिज पर चलने वाले लोग हमेशा सचेत रहे।
नेहा की मौत के दूसरे दिन उज्जैन पुलिस और प्रशासन एक्शन में आया था। तब महाकाल थाना पुलिस ने अब्दुल जब्बार निवासी उपकेश्वर चौराहा तोपखाना के चुलबुल पतंग सेंटर के अवैध निर्माण को गिरा दिया था। सेंटर से चाइना डोर की 26 चक्री जब्त की गई थी। चाइना डोर बेचने वाले 3 दुकानदारों के मकान तोड़ दिए थे, एक दुकान भी गिरा दी थी। कानूनी मामलों की जानकार एडवोकेट हरदयाल सिंह ठाकुर ने बताया कि इस मामले में आरोपी को पुलिस पकड़ भी लेती है तो गवाह मिलना मुश्किल होंगे। ऐसे में वे आसानी से छूट जाएंगे। पुलिस 1 साल तक कुछ नहीं कर पाई, लेकिन पीड़ित पक्ष चाहता तो उस दौरान घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज या कुछ लोगों से बात करके गवाह तैयार कर सकते हैं। चाइना डोर से कटने या मौत के मामलों में काफी हद तक आरोपी पकड़ पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यह तय नहीं किया जा सकता कि जिस डोर से युवती की मौत हुई या किसी का अंग कटा उसका कौन उपयोग कर रहा था। सागर में सुर्खी थाना क्षेत्र के ग्राम धाना में युवती के सुसाइड मामले में नया खुलासा हुआ है। घटनाक्रम के 2 महीने बाद IFSL जांच रिपोर्ट में युवती के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई है, जिसके बाद सुर्खी थाना पुलिस ने मामले में आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म की धारा बढ़ाई है। अब पुलिस मामले में आरोपियों का DNA टेस्ट करा रही है ताकि पता लगाया जा सके कि मृतक के साथ रेप ही हुआ था या फिर गैंगरेप। जानकारी के अनुसार 9 नवंबर 2022 को सुर्खी थाना क्षेत्र के ग्राम में 18 वर्षीय युवती ने घर में फंदा लगाकर आत्महत्या की थी। आत्महत्या के पहले कुछ लोगों ने युवती के भाई को धमकाया था। सुसाइड का मामला सामने आते ही परिवार वालों ने युवकों पर मृतकों को अगवा करने और उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच में लिया। जांच करते हुए पुलिस ने आरोपी शुभम गौतम, आदर्श गौतम और शनि जैन के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने समेत अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया था। वहीं मृतका का PM होने के बाद बिसरा जांच के लिए FSL में भेजा गया था। FSL रिपोर्ट में सीमन मिलने की पुष्टि हुई है। घटनाक्रम के बाद सुर्खी पुलिस ने आरोपी सुगम गौतम, आदर्श गौतम और सनी जैन को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया था, जहां से न्यायालय ने आरोपियों को जेल भेजा था। वहीं मामले में मृतका के पिता ने प्रकरण दर्ज होने के बाद पुलिस थाने और SP कार्यालय पहुंचकर शिकायत की थी। आरोपियों पर बेटी को अगवा कर गैंगरेप करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद पुलिस ने बिसरा जांच के लिए FSL भेजा था। लेकिन बिसरा रिपोर्ट आने के पहले ही आरोपी शनि जमानत पर जेल से बाहर आ गया है। सुर्खी थाना प्रभारी मिनेश भदौरिया ने बताया कि FSL रिपोर्ट आने के बाद आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म की धारा 376 बढ़ाई गई है। अब मामले में आरोपियों का DNA टेस्ट कराया जा रहा है ताकि रेप या गैंगरेप की स्पष्ट पुष्टि हो सके। हरियाणा के जिंद के अलेवा ब्लॉक के गांव दुड़ाना में युवक ने अपने ताऊ के सिर पर डंडे से वार कर निर्मम तरीके से हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलने पर अलेवा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। घटना को हत्या के आरोपी भतीजा वारदात के बाद मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने मृतक के भाई की शिकायत पर फरार भतीजे के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करवा लिया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार गाँव दुड़ाना निवासी 55 साल के साहब सिंह अपने घर पर था, तभी किसी बात को लेकर उसके पास आए भतीजे कैथल निवासी अजय के साथ कहासुनी हो गई। कहासुनी इतनी बढ़ गई कि गुस्से में अजय ने डंडे से साहिब सिंह पर कई वार कर दिए। इससे साहब सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया। इस इलाज के लिए अस्पताल के लिए ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वारदात के बाद अजय मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलने पर अलेवा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को कब्जे में लेकर नागरिक अस्पताल लेके वहां के शवगृह में रखवाया। अलेवा थाना पुलिस ने मृतक के भाई पालेराम की शिकायत पर भतीजे अजय के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। अजय की गिरफ्तारी के बाद ही खुलासा हो सकेगा कि उसने अपने ताऊ की हत्या क्यों की है। जांच अधिकारी ASI राजेश कुमार ने बताया कि मृतक के भाई की शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस अजय के ठिकानों पर उसकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। हरियाणा के हिसार में हांसी के पास हमलावरों ने बड़ाला सरपंच के बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना जीतपुरा बस स्टैंड के पास की है। घटना के बाद चारों हमलावर किसी राहगीर की गाड़ी छीनकर वहां से फरार हो गए। मृतक की पहचान प्रदीप उर्फे काला के रूप में हुई है। हादसे में मृतक के साथी अमित और सुनील भी घायल हो गए हैं। मृतक प्रदीप उर्फे काला हिस्ट्री शीटर था और उस पर हत्या और लूट के करीब 10 मुकदमे
दर्ज है। आज सुबह वो अपनी क्रेटा कार में सवार होकर हांसी की तरफ जा रहा था। जीतपुरा बस स्टैंड के पास पहुंचा तो सामने से एक डस्टर गाड़ी में सवार हमलावरों ने उसकी गाड़ी में टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही हमलावरों ने प्रदीप को गाड़ी से बाहर लेकर जाकर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। करीब 8 से 10 राउंड फायर किए गए। प्रदीप के सिर में गोलियां मारी गई। उसका शव गाड़ी के बाहर सड़क पर मिला। प्रदीप उर्फे काला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके साथ ही सुनील और अमित गाड़ी की टक्कर से घायल हुए, जिन्हें हिसार अस्पताल में दाखिल करवा गया है। बास एसएचओ प्रवीत सिंह ने कहा कि 8 से 10 राउंड फायरिंग की है। मृतक सरपंच का बेटा है। इस पर कई मुकदमे दर्ज है। आरोपी जिस डस्टर गाड़ी से टक्कर मारी वह घटनास्थल पर ही है। इसके बाद किसी दूसरे की गाड़ी छीनकर वो लोग फरार हो गए। हरियाणा के सिरसा जिले के कालावाली में हुई गैंग वॉर में मारे गए दीपक और वीरेंद्र की हत्या की जिम्मेवारी गैंगस्टर जग्गा तखतमल ने ली है। हत्या के बाद जग्गा ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट डालकर लिखा कि आज तारीख 16 जनवरी जो कि कालावाली में मर्डर हुआ है, जिसमें ट्रक यूनियन वाला दीपू कालावाली और एक उसका साथी को सरेआम ठोक दिया। जो 2 बच गए हैं उन्हें भी जल्द मार दिया जाएगा। जो कालावाली में गुंडागर्दी करेगा वह अपनी मौत का जिम्मेवार खुद होगा। दीपक और वीरेंद्र का पोस्टमार्टम मंगलवार यानी कि आज हुआ। पोस्टमार्टम के चलते अस्पताल में पुलिस कर्मचारी तैनात किए गए। वहीं पुलिस ने इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 5 टीमें गठित की है। वारदात के बाद आरोपी पंजाब और राजस्थान की ओर फरार हो गए। ऐसे में सिरसा पुलिस ने अपनी टीम दोनों राज्यों में भेज दी है। दोनों राज्यों के पुलिस से इनपुट जुटाया जा रहा है। पुलिस ने इस मामले में 4 नामजद और 5 अन्य के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया है। घटना के बाद जग्गा का परिवार भी तखतमल गांव से फरार हो गया है। एनआईए का वांटेड जग्गा सिंह बम्बिहा ग्रुप से जुड़ा हुआ है। पिछली बार एनआईए ने जग्गा के घर पर रेड की थी। दोनों गुटों के बीच पुरानी रंजिश है। पहले दोनों गुट एक साथ थे। इसी रंजिश के चलते 21 नवंबर को 2022 को दीपक को उठाने के लिए पंजाब पुलिस के 3 जवान आए थे, परंतु ट्रक यूनियन में विरोध होने के बाद पंजाब पुलिस के जवान चले गए। उसके बाद पता चला कि इनके साथ जग्गा भी दूसरी गाड़ी में सवार होकर आया था। कालावाली ट्रक यूनियन के प्रधान दीपक उर्फे दीपू, वीरेंद्र उर्फे दीपू, अमनदीप उर्फे काला, परमजीत उर्फे जग्गा रजत सिरसा कोर्ट में पेशी पर आए हुए थे। जब दोपहर 3 बजे वे वापस कालावाली लौट रहे थे, 5 युवक जब कालावाली के देसुमलकाना रोड पर आए तो सामने से स्कॉर्पियो ने आकर उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी। करीब 15 से 20 राउंड फायरिंग हुई। दोनों ओर से फायरिंग हुई। इस हमले में यूनियन प्रधान दीपक वीरेंद्र सिंह की मौत हो गई, जबकि अमनदीप परमजीत घायल हो गए। उनके पेट और हाथ में गोली लगी है। मृतक दीपक पर 10 और घायलों पर लड़ाई झगड़े के केस दर्ज है। जग्गा पर लूट और हत्या के प्रयास के करीब 15 मामले दर्ज है। यदि जग्गा उसी दिन एनआईए की रेड में पकड़ा जाता तो शायद दीपक और वीरेंद्र की जान बच जाती। जग्गा बम्बिहा गैंग के संपर्क में है और कई बार उसके गुर्गों को अपने एरिया में हथियार और पनाह देता आ रहा है। एनआईए ने इसके घर पर नोटिस भी चस्पा किया था, परंतु जग्गा एनआईए के समक्ष पेश नहीं हुआ। खबरों में लेते हैं अब एक छोटा सा विराम। कितनी देर से ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं कहाँ मिलेगी इलेक्ट्रिकल्स की दुकान। भैया, यहाँ नजदीक में कोई इलेक्ट्रिकल्स की दुकान है क्या? कब से ढूंढ रहा हूँ, परेशान हो गया हूँ। अरे परेशान क्यों होते हो? मोबाइल में www.lucas.com पर सिर्फ सर्च करना है। मुझे लुकास बता रहा है अगले चौराहे से आगे जाकर इलेक्ट्रिकल्स की दुकान है। थैंक यू बेटा। अब इधर उधर मत घूमो, सिर्फ सर्च करो www.lucas.com पर।
विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं आगे की और खबरें। हरियाणा के पानीपत जिले के समालखा कस्बे में एक महिला को दो महिलाओं समेत 3 लोगों ने सम्मोहित यानी कि हिप्नोटाइज करके ठग लिया। महिला से 14,600 कैश और कानों के टॉप्स ले लिए। पीड़ित महिला अपनी दो तियों को खर्चा देने आ रही थी। ठगने के बाद महिला को एक जगह बैठाकर ठग फरार हो गए। महिला जब होश में आई तो उसने राहगीरों से मदद मांगी। महिला ने इसकी शिकायत पुलिस को दी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 406 और 420 के तहत केस दर्ज कर लिया है। समालखा थाना पुलिस को दी शिकायत में मंदी हरो, जो कि 53 साल की है, उसने बताया कि वह श्यामनगर करनाल की रहने वाली है। उसकी 2 बेटियों की मौत हो चुकी है, जिसके बाद 2 हितियों की जिम्मेवारी वह निभा रही। 16 जनवरी को वह अपनी 2 हितियों से मिलने के लिए ट्रेन में सवार होकर करनाल से समालखा पहुंची थी। शाम को करीब 4 बजे वह वैश्य स्कूल वाले गली में अनाज मंडी के नजदीक पहुंची तो उसे वहां 2 महिलाएं और एक व्यक्ति मिली। सम्मोहित करने कैश और टॉप्स लिए। इसके बाद पूछा कि अम्मा कहाँ जा रही हो, जिस पर महिला ने बताया कि वह अपनी 2 हितियों के पास जा रही है। बातों ही बातों में महिलाओं ने उसे सम्मोहित कर लिया। इसके बाद उसके कानों के करीब 1.25 तोला वजन की टॉप्स और 14,600 रुपये कैश ले लिए। कानपुर गुजैनी थाने की पुलिस ने बगैर परमिशन के स्टंटबाजी करने पर एक कंपनी के प्रतिनिधियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इसके साथ ही बाइकों का एवीएम एक्ट में चालान भी काटा है। सोशल मीडिया पर स्टंटबाजी का वीडियो वायरल होने के बाद गुजैनी थाने की पुलिस ने यह कार्रवाई की है। गुजैनी के रामगोपाल चौराहे के पास एक पार्क में सोमवार को एक बाइक कंपनी ने प्रचार के लिए बाइकों को लगाया था। इसके साथ ही स्टंटबाजी का भी आयोजन किया था। कंपनी की ओर से आए स्टंटबाज अलग अलग बाइकों से लोहे के एक घेरे में स्टंटबाजी कर रहे थे। स्टंटबाजी करते वह बाइक की क्षमता को पब्लिक के सामने दिखा रहे थे। वहां मौजूद सैकड़ों लोग तालियां बजाकर उनका उत्साहवर्धन कर रहे थे। इस दौरान कुछ लोगों ने स्टंट करते हुए कर्मचारियों का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। सोशल मीडिया पर पब्लिक ने कानपुर कमिश्नरेट पुलिस को कटघरे में खड़ा किया तो पुलिस हरकत में आई। थाना प्रभारी राजेश सिंह ने बताया कि बाइकों का एमबी एक्ट के तहत स्टंटबाजी में 15-15 हजार का चालान किया गया है। साथ ही उन पर मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की गई है। बाइक कंपनी के प्रतिनिधि बगैर किसी परमिशन के कैंप लगाकर स्टंटबाजी कर रहे थे। इसके चलते यह कार्रवाई की गई है। कंपनी के प्रतिनिधियों ने तर्क दिया है कि वह सुरक्षा कवच के साथ स्टंटबाजी कर रहे थे। स्टंट करने वाले सभी बाइक सवार बेहद एक्सपर्ट थे, लेकिन पुलिस ने उनकी एक नहीं सुनी। पुलिस का तर्क था कि बगैर अनुमति स्टंटबाजी का आयोजन किया गया है, जबकि शहर में धारा 144 लागू है। इसके साथ ही स्टंटबाजी करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। वाराणसी के बाद अब मेरठ में भारत माता की पूजा होगी। मेरठ में भारत माता का मंदिर आकार ले रहा है। मंदिर प्रांगण में भारत माता की मूर्ति स्वरूप में विराजमान की जाएगी। वहीं अखंड भारत के नक्शे का भी पूजन होगा। आपको बता दें कि अभी तक दुनिया में वाराणसी का भारत माता मंदिर अकेला ही मंदिर है जहां भारत के नक्शे का पूजन होता है। इस नक्शे को हाल में ही 5D रूप प्रदान किया गया है। मेरठ केंद्र क्षेत्र में मेहताब सिनेमा के पास बाबा कालेश्वर महादेव का मंदिर है। बताया जाता है यह 100 साल पुराना मंदिर है। बेहद प्राचीन होने के कारण मंदिर काफी छिन्न हो गया था। मंदिर प्रबंधक समिति ने धीरे धीरे मंदिर के जीर्णोद्धार का कार्य प्रारंभ किया। मंदिर का कायाकल्प होने लगा, साथ ही मंदिर परिसर भी बढ़ता चला गया। वर्तमान प्रबंधक समिति अब मंदिर में भारत माता की मूर्ति स्थापित करने जा रही है। इसके लिए मंदिर में भव्य तैयारियां हो रही है। मंदिर के महंत बताते हैं कि मंदिर के इस नए भव्य स्वरूप में मां दुर्गा, बजरंगबली, शनि महाराज, राम दरबार, शिव पार्वती, गजानन, देवादिदेव महादेव, उनके गणों की मूर्तियां स्थापित की जा रही है। देवी देवताओं के साथ भारत माता की मूर्ति भी स्थापित की जाएगी। अखंड भारत के नक्शे के सामने भारत माता को विराजमान किया जाएगा। अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां तैयार हो चुकी है। भारत माता की मूर्ति को कलाकार अभी अंतिम रूप प्रदान कर रहे हैं। भारत माता सिंह पर सवार होकर हाथ में तिरंगा लिए हैं। जो मूर्ति मंदिर में स्थापित की जाएगी उसमें भारत माता का यह स्वरूप होगा। अन्य भगवानों की मूर्तियां पत्थर से तैयार है जो राजस्थान से मेरठ आ चुकी है, लेकिन भारत माता की मूर्ति मेरठ में ही खास तौर पर तैयार कराई जा रही है। मूर्ति के पीछे अखंड भारत का नक्शा दीवार पर बनाया गया है। इस नक्शे में प्रांतों, सागरों और सीमावर्ती देशों को उकेरा जाएगा।
रंगीन नक्शे में आजादी से पूर्व के उस भारत को दिखाया गया है जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश भी भारत का एक अंग थे। मंदिर समिति के महामंत्री अमन गुप्ता बताते हैं कि भारत माता की मूर्ति की स्थापना होगी। नियमित रूप से 4 प्रहर माता की पूजा आरती संपन्न होगी। मंदिर में भक्ति गीतों के साथ देशभक्ति के गीत भी बजाए जाएंगे। मंदिर परिसर को तिरंगा झंडों से सजाया जाएगा। भारत माता की आरती भी विधि विधान से करेंगे। मेरठ क्रांति धरा है। 1857 का गदर सबसे पहले मेरठ से शुरू हुआ था, जहां से अंग्रेजों के खिलाफ चिंगारी फूटी थी। वो यही नजदीक का सदर चौक था। हमारा मंदिर का यह स्थल उस ऐतिहासिक घटना का गवाह है, इसलिए यहां हम भारत माता को विराजमान कर रहे हैं। भारत माता का शिखर भी 80 फुट ऊंचा तैयार किया जा रहा है। मंदिर को शिखर लोहे और कांच से बनाया जा रहा है। मंदिर में 3 फ्लोर तैयार किए जा रहे हैं। प्रथम तल पर भारत माता अन्य देवी देवताओं के साथ विराजमान होगी। ऊपर के तलों पर स्वागत कक्ष, बैठक, संत समागम भवन, अन्नपूर्णा गृह, ध्यान कक्ष और सभागार आदि बनाए जा रहे हैं, जहां साधु संतों का आगमन और सत्संग होता रहे। मंदिर प्रबंधक समिति के मीडिया प्रभारी विपुल सिंघल बताते हैं कि प्राचीन मंदिर का सौंदर्यीकरण करा रहे हैं। यह भारत माता की मूर्ति स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य युवा पीढ़ी में देशभक्ति की भावना का संचार करना है। स्कूली बच्चे, युवाओं को मंदिर में विशेष रूप से आमंत्रित किया जा रहा है ताकि बच्चे यहां आकर भारत माता की बातें बारे में जानें। आगरा में युवक को लोहे की रोड से पीटने का मामला सामने आया है। इसका वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में दिख रहा है कि 2 लोग एक युवक को दोनों तरफ से घेरे हुए हैं। दोनों के हाथों में राड है जो लोहे की है। युवक जमीन पर लेटा हुआ है जिसे दोनों मिलकर पीट रहे हैं। एक आरोपी नीली तो दूसरी पीली रंग की जैकेट पहने हैं। जिसे पीट रहे हैं वो युवक जमीन में लेटकर हाथ जोड़ रहा है कि मुझे छोड़ दो, लेकिन दोनों युवक उसे लगातार पीट रहे हैं। इसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई है। घायल युवक ने बताया कि दोनों पीटने वाले सगे भाई हैं। रुपये के लेन देन के मामले में उसे पीट रहे थे। घायल का मेडिकल कराया जा रहा है। रिपोर्ट दर्ज करके एक आरोपी को अरेस्ट कर लिया है, जबकि दूसरा फरार है। सोशल मीडिया पर युवक को लोहे की रोड से पीटने का वीडियो वायरल हुआ है। यह वीडियो शनिवार देर रात का बताया गया है। थाना जगदीशपुरा अंतर्गत मारुति एस्टेट चौराहे पर 2 दबंग भाइयों ने लेन देन के विवाद में एक युवक की लोहे की रोड से पिटाई कर दी थी। युवक चीखता रहा और दबंग उसे रोड से पीटते रहे। आसपास भीड़ जमा हो गई, लेकिन कोई भी युवक को बचाने नहीं आया। पीड़ित युवक ने पिटाई के बाद दबंगों की दहशत के चलते थाने में भी शिकायत दर्ज नहीं कराई थी। पुलिस उपायुक्त विकास कुमार ने बताया कि वायरल वीडियो पर संज्ञान लेने के बाद जांच में मामला लेन देन का विवाद का निकला है। इसमें अलबतिया निवासी सगे भाई तरुण अग्निहोत्री और अनुज अग्निहोत्री कलाकुंज निवासी मुदित नारायण नाम के युवक को पीट रहे हैं। रविवार को पीड़ित को घर से बुलाकर उसका मेडिकल कराया गया। युवक दहशत में था। इसमें एक आरोपी तरुण अग्निहोत्री को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि उसका भाई अनुज फरार है। इन सभी खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारा वेब का पता है www.kalamkartevya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है के उद्देश्य के साथ खबरों को आप राष्ट्र प्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार।